गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी की वर्चुअल प्रेजेंस को एक बार अभिवादन सबको। आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी को बरकरार रखेंगे और कल तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन से संबंधित सारी चीज़ें अध्ययन किया था। उसके न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोग न्यूमेरिकल हल करिएगा और जो भी समस्याएं रहेंगी उसको आप मेरे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ मेंशन करनी जरूरी है, कल हम लोग जब लीनियर मैग्नीफिकेशन के फार्मूले के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ पर हमने सिमिलर ट्राइंगल के स्थान पर इक्विलैटरल ट्राइंगल कह दिया था। इसके लिए मुझे खेद है। वो समरूप त्रिभुज के आधार पर हम लोग उसकी भुजाओं में अनुपात के आधार पर सिद्ध कर लेते हैं कि I/O = B/Q। कॉन्टिन्यूटी में आज हम अगली चीज जब पढ़ने जा रहे हैं तो प्रकाश का एक अगला गुण जो है अपवर्तन है। और अपवर्तन पढ़ने से पहले हम कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में आपसे बात करेंगे जिसको लेकर के आपके मन में एक जिज्ञासा आएगी। जैसे आप कभी खड़े होते हैं तो आपको रात के समय तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा अपवर्तन की घटना के कारण होता है। कभी कोई ट्रांसपेरेंट आपके पास कोई ग्लास है या कटोरी है, उसमें कोई आप एक पेन उठा करके रख दीजिए और दूर से देखेंगे तो वो आपको मुड़ी हुई नजर आएगी। यह भी घटना अपवर्तन की घटना के कारण होती है। और भी घटनाएं हैं अपवर्तन के कारण। कई बार आप कोई ट्रांसपेरेंट वाटर है, आपको दूर से देखने पर लगता है कि नहीं इसमें कम गहरा है, परंतु आप उसमें किसी डंडे से आप डालेंगे तो पता लगेगा जितनी गहराई आप इमेजिन कर रहे थे या जितनी कल्पना कर रहे थे कि इतना गहरा होगा, पता लगता है उससे ज्यादा गहरा वो निकलता है। तो ये सब घटनाएं अपवर्तन से संबंधित हैं। एक बहुत ही अच्छा विलक्षण प्रकाश का अपवर्तन, उसके बारे में आज हम सब लोग स्टडी करें। अब अपवर्तन क्या होता है प्रकाश का, इसके लिए थोड़ा सा आप समझना है। एक हम लोग सबसे पहले एक इंटरफेसिंग सरफेस एक शब्द आता हो उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये ट्रांसपेरेंट वाटर नीचे है और ऊपर एयर है। तो आप सब जानते हैं कि एयर और ट्रांसपेरेंट वाटर कहीं ना कहीं तो मिल रहे होंगे, जिसके ऊपर जैसे मान लीजिए यहाँ तक वाटर तो इसके ऊपर एयर है। तो ये जो सरफेस हुई जहां पर वाटर और एयर दोनों मिल रहे थे, इसको हम इंटरफेसिंग सरफेस कहें। यानी हम अभी से बात करने लगे कि दो ऐसे मीडियम चाहिए जिसमें प्रकाश चल सके। और प्रकाश कहाँ चलेगी? ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी अपवर्तन की स्टडी करने के लिए हम सबको दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बारे में जानना है। मिनिमम दो ट्रांसपेरेंट मीडियम होंगे तभी ये अपवर्तन की घटना घटित होगी। आपने इसके पहले परावर्तन को भी एक बार मैं मेंशन कर देता हूं। उसमें पढ़ा था कि आपने जिस माध्यम से प्रकाश गई थी, किसी परावर्तक सतह पर टकराई थी, ठीक उसी माध्यम में फिर वापस लौट आई थी। यानी वहां माध्यम एक था और एक परावर्तक सतह था। यहाँ माध्यम दो हैं और माध्यम दोनों ट्रांसपेरेंट है। अब बात क्या निकल करके आई कि अपवर्तन की घटना क्या है? तो हमने कहा जो उदाहरण मैंने अभी तक बताए थे कि वो पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, आभासी गहराई दिखना, ये सब घटनाएं केवल प्रकाश किरणों के मुड़ जाने के कारण होती हैं। और बच्चों इसकी एक मैकेनिकल एनालॉजी पहले आपको समझा दें तो आपको ठीक से समझ में आएगा। जैसे आप मान लीजिए किसी पक्की सड़क पर जा रहे थे और आगे वहां पर कीचड़ युक्त सड़क है, तो जिस लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो आपकी साइकिल का हो रहा था, बिल्कुल सरल रेखा में आपकी साइकिल जा रही थी, जब आप बिल्कुल अचानक कीचड़ में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से वो बिल्कुल उतनी सीधी नहीं चलेगी, तिरछी हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ये इसलिए हुआ क्योंकि दोनों माध्यम डिफरेंट हैं और दोनों माध्यम में वेलोसिटी ऑफ साइकिल या जो भी वाहन आपका वो अलग हो जाएगा। ऐसी घटना प्रकाश के लिए भी होती है। जब दो माध्यम यहाँ पर होते हैं, दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है और इसलिए प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। एक शब्द इसको जरा मेंशन कर लेंगे, विचलित होती है। यानी बात क्या निकल करके आई कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने निर्धारित पथ से विचलित हो जाती है और इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार देखेंगे इसको। अब ये जिसको सीधे जाना होता तो ये ऐसे मुड़ती ना, बल्कि ऐसे ऐसे सीधे चली जाती, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये अपने पथ पर, जिस पथ पे जा रही थी वहां से विचलित हो गई, मुड़ गई
और इस मुड़ने की घटना जो हुई ये आपका अपवर्तन हुआ। एक बार परिभाषा को हम फिर क्लियर कर लेंगे। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने निर्धारित पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहां भी जो बात निकल करके आई इसको थोड़ा समझना है। ये आपका एक इंटरफेसिंग सरफेस हुआ, यहाँ पर कोई कलाई नहीं होगी, नहीं तो ये अपवर्तन नहीं कर पाएगा, फिर परावर्तन करने लगेगा। इसलिए ये इंटरफेसिंग सरफेस है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। यहाँ भी इसको हम नॉर्मल कहते हैं या अभिलंब, जैसे परावर्तन में आपने पढ़ा था ऐसे यहाँ भी अभिलंब। यहाँ क्या हुआ, ये आपकी किरण आ रही है, जो आ रही है इस किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। ये किरण क्या हुई, ये इंटरफेसिंग सतह में अंदर की तरफ जा रही है, यानी ये अपवर्तित हो गई है, अपने पथ से विचलित हो गई है। इसलिए इस किरण को हम कहेंगे अपवर्तित किरण। ये किरण जो शब्द लिखा है एक बार फिर आपको मेंशन करूं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ऑप्टिक्स की वो पहली ब्रांच पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स कहते हैं। इसलिए यहां बार बार रे शब्द आ रहा है, ये किरण। अब क्या हुआ, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा इसको हम आई कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण। आई यहां पर क्या हुआ, आई हुआ यहां पर आपतन कोण। फिर यहां पर अब अभिलंब से अपवर्तित किरण के बीच का कोण लेंगे, इसको हम कैपिटल स्मॉल आर कहेंगे, और ये स्मॉल आर हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। ये दोनों चीजें निकल आई। ये जो नंबर 1 लिखा हुआ है ये मीडियम 1 हुआ और ये मीडियम 2 हुआ। अब यहां पर निकल कर के बात आती है कि यहां से इस माध्यम में जब प्रकाश किरण आई तो इधर की तरफ झुकी है। ये कौन सी चीज है, हमने कहा ये अभिलंब है। अभिलंब ये पूरा है, अभिलंब की ओर झुक गए। तो मीडियम 2 प्रकार के होंगे, कौन कौन से, तो हमने कहा विरल हो सकता है और सघन हो सकता है। आप ऐसे समझे जैसे हवा है ये थोड़ा विरल है, पानी है वो सघन है, तो इसलिए हवा विरल पानी सघन। तो यहां पर यह समझना है कि अपवर्तन की घटना में जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। फिर सुनेंगे, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यदि उल्टा होता, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती तो ये अभिलंब से दूर हट जाती। ये समझना है। तो ये अपवर्तन के बारे में हम लोगों ने स्टडी करी। अब किसी ने पूछा कि कुछ विरल और कुछ सघन माध्यम और समझने हैं, ये विरल सघन क्या होगा, या किसी ने पूछा कि ऑप्टिक्स में विरल क्या है सघन क्या है। तो यहां ठीक से समझना यह है कि यहां पर विरल और सघन मैकेनिक्स की तरह नहीं होते। मैकेनिक्स में सघन क्या है, हमने कहा जैसे पारा सघन है और लोहा विरल है या पानी विरल है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पारे की डेंसिटी ज्यादा है, पानी की डेंसिटी कम। तो मैकेनिक्स में डेंसिटी के आधार पर विरलता और सघनता का हम लोग मापन करते हैं, परंतु ऑप्टिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्टिक्स में जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी वो विरल, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो सघन। एक बार फिर सुन लें, प्रकाश की चाल के आधार पर ऑप्टिक्स में विरल माध्यम और सघन माध्यम परिभाषित होते हैं। जिनमें प्रकाश की चाल कम है वो सघन, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है वो विरल। अब थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं, हम वाटर और केरोसिन लेते हैं, मिट्टी का तेल और पानी। यदि हम इसकी मैकेनिक्स में देखेंगे तो केरोसिन का जो डेंसिटी है वो कम है और पानी की डेंसिटी ज्यादा है, यानी पानी वहां सघन हुआ और मिट्टी का तेल क्या हुआ, विरल हुआ।
परंतु ऑप्टिक्स में देखेंगे तो इसका उल्टा है। केरोसिन में प्रकाश की चाल कम होती है और पानी में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ केरोसिन सघन हो गया और पानी विरल हो गया या जल विरल हो गया। तो ये बातें यहाँ पर हमको ठीक से समझनी चाहिए। अब बात निकल कर के आती है कि आखिर अपवर्तन के कारण क्या है, रीजन क्या है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि रीजन ऑफ रेफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्शन का जो मुख्य कारण है वो सीधे सीधे एक लाइन में कहेंगे कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश किरणों की चाल का भिन्न भिन्न हो जाना, ये अपवर्तन का मुख्य कारण है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश किरणों का भिन्न भिन्न होना, ये अपवर्तन का कारण है। ऐसे भी दूसरी भी बात कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का बदल जाना, ये अपवर्तन का कारण है। अब अपवर्तन के जो दो कारण थे वो हमने अपनी आपको बताए। अब इसमें निकल करके आता है कि अपवर्तन में जो प्रकाश का गुण है उसमें सभी गुणों में परिवर्तन होगा क्या, कि कुछ गुणों में नहीं होगा। तो हमने कहा प्रकाश का कौन कौन सा गुण था, तो हमने कहा हमने इसमें चाल लिखी थी, आपकी आवृत्ति लिखा था, तरंग दैर्घ्य लिखी थी, तीव्रता लिखी थी, ये चार चीजें लिखी थी। आवृत्ति के पास मैंने रंग भी लिखा। आपने परावर्तन की घटना में देखा था कि ऊपर की तीन बिल्कुल नहीं बदलती है और तीव्रता में परावर्तक सतह के आधार पर कुछ परिवर्तन हो सकता है, परंतु बच्चों यहां समझना है कि अपवर्तन में क्या नहीं बदलता है और क्या बदलता है। तो यहां चाल तो हमने कहा यह परिवर्तित होगी, यानी अपवर्तन की घटना में चाल बदलती है। हमने कहा तरंग दैर्घ्य, हमने कहा यह भी बदलती है। तीव्रता तो हमने कहा तीव्रता भी प्रकाश की बदल सकती है माध्यम के आधार पर, यह भी चेंज हो सकती है, परंतु अपवर्तन की घटना में रंग नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलता। इसलिए इसको मेंशन कर लेना है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और कई बार इम्तिहान में ऐसे पूछा गया है कि रंग पर परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, तो आप बताएंगे रंग पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि रंग आवृत्ति पर ही निर्भर करता है। तो मुझे लगता है इतनी सी बात आपको क्लियर हुई है। उदाहरण के लिए भी अपवर्तन का उदाहरण तो मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर वही तारों का टिमटिमाना, पेंसिल का मुड़ी हुए दिखना, जल में आभासी गहराई, ये सब उदाहरण आप बता सकते हैं कि ये सब अपवर्तन के उदाहरण हैं। अब आपने इसके पहले परावर्तन को मैं बार बार इसलिए कोरिलेट कर रहा हूं कि वहां जो चीजें थी मैक्सिमम चीजें यहां भी वैसे ही मिलती हैं आपको, बस वहां अंतर इतना था कि वहां ओपेक चीज होती थी, अपारदर्शी होती थी परावर्तक सतह या मिरर होता था, यहां पर ट्रांसपेरेंट है। तो अब परावर्तन के नियम हम लोगों ने पढ़े थे, ऐसे ठीक यहां पर अपवर्तन के भी नियम हैं। तो इसको जहां रिफ्लेक्शन लिखा है इसके पहले लिख लेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। तो इसको हम लोग देखेंगे अपवर्तन के नियम क्या क्या। तो परावर्तन के नियम, फिर एक बार मैं परावर्तन पर जाता हूं। परावर्तन के क्या क्या नियम थे? हमने कहा आपतित किरण, फिर परावर्तित किरण, फिर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसमें क्या होगा, तो हमने कहा अपवर्तन के भी दो नियम है। नियम नंबर एक क्या हो, आपतित किरण कहां से कहां तक होगी, हमने कहा जहां से भी आई है, लेकिन जहां इंटरफेसिंग सरफेस है यहां तक आपतित किरण। एक बार फिर सुन लें, इंटरफेसिंग सरफेस जहां पर अभिलंब खींचा गया यहां तक आपतित किरण, तो आपतित किरण, फिर यहीं से ठीक अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होंगे। और वो तल कौन सा है, हमने कहा इंटरफेसिंग सरफेस, ये आपका एक तल हुआ इंटरफेसिंग सरफेस। या इसको हम हिंदी में भी कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि पृथककारी पृष्ठ कह सकते हैं, पृथककारी, ये इंटरफेसिंग सरफेस। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं इसको इंटरफेसिंग सरफेस, ये पृथककारी पृष्ठ। तो पृथककारी पृष्ठ एक बार फिर समझ लें कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में है। ठीक, ओके। अब दूसरी बात क्या निकल करके आती कि दूसरा नियम क्या होगा, तो हमने कहा इसमें आपतन कोण आई और ये है अपवर्तन कोण आई, इन दोनों का साइन
आपतन कोण का की ज्या, मतलब दूसरा नियम जो आएगा वो आपतन कोण की ज्या साइन आई, और अपवर्तन की कोण की ज्या साइन आर। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का रेशियो सदैव नियत रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूरी ऑप्टिक्स में ठीक से समझना चाहिए। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, और इस नियतांक को हम कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। पहला माध्यम क्या हुआ? जिसमें प्रकाश किरण आपतित हो रही। दूसरा माध्यम क्या हुआ? जिसमें प्रकाश किरण अपवर्तित हो रही। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन, इसको हम लिखते ऐसे हैं 1n2। यानी अपवर्तनांक को हम किस अक्षर से लिखेंगे? n से लिखेंगे। एक बार फिर सुनेंगे, इसको कहीं कहीं म्यू से भी लिखा जाता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 म्यू 2 से भी लिख सकते हैं, 1n2 से भी लिख सकते हैं। तो ये एक प्रकार से आपका हो गया कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस पूरे रूल को, इतने को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम बहुत इजी है। यानी अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है। अब थोड़ा आगे बात करते हैं कि ये अपवर्तनांक सही क्या है, इसको और समझना चाहिए हमको। तो हमने कहा ये नियतांक होता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा सा हम लोग मेंशन करेंगे और समझेंगे। हमने कहा यदि आई बढ़ेगी तो आर भी बढ़ जाएगा, आई घटेगी तो आर भी घटेगा। यानी प्रकाश किरण जैसे ही अभिनव से जितना कोण बना रही है, तो इस कोण पर ये कोण डिपेंड करेगा, लेकिन ये सदैव नियत है। अब जैसे जल है, यहाँ पर हवा है, यहाँ पर जल है, यहाँ हवा है, यहाँ कांच है, यहाँ जल है, यहाँ कांच है, तो किसी भी दो माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान नियत रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि कोई आवश्यक नहीं कि प्रकाश किरण हमेशा यही आए। हो सकता है कोई प्रकाश किरण ऐसे आती, तो क्या होता, तो हमने कहा कि दूसरी प्रकाश किरण हो सकता है ऐसे जाती, तो यहां पर क्या होता, आई बढ़ जाता, तो डेफिनेटली आर भी बढ़ जाता। ये समझना है मुझे, ये आई बढ़ जाता तो आर भी निश्चित रूप से बढ़ जाता, लेकिन नियतांक जो 1n2 था वो हमेशा बराबर रहता। तो ये चीजें हमको अपवर्तनांक के लिए समझनी है। ऐसे मोटा कोई पूछे कि अपवर्तनांक क्या है, तो हमने कहा अपवर्तनांक वो नियतांक है किन्हीं दो माध्यमों के लिए, जो ये निर्धारित करता है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण किस कोण से मुड़ेगी, कितने कोण से विचलित हो जाएगी। इसको हम अपवर्तनांक के रूप में समझ सकते। अब इसमें बच्चों अगली टॉपिक एक निकल करके आती है कि हम लोग एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, यहां एक चीज और भी समझना है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा। तो हमने कहा साइन आई, तो ये एंगल का मान निकल करके आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, इसका भी मान कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट। यानी अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होगा। तो ये आपका एक प्रकार से मात्रकहीन है, और मात्रकहीन कोई चीज हुई होगा तो वो विमाहीन होगा। मात्रकहीन है, विमाहीन है, तो ये आपको अपवर्तनांक के मात्रक के बारे में बताया। अब इसमें अगली बात थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, वो है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष क्या होता है, इसको कई बार हम लोग परम अपवर्तनांक भी कहते हैं। अब यहां वैसे भी आपको इसके पहले और यहां पर एक समझ में बात आती होगी कि वहां मैंने कहा था पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी वहां कोई मीडियम था, उस मीडियम के सापेक्ष दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक। लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो हमने कहा वहां कोई मीडियम नहीं है, किसी भी मीडियम का स्वयं का क्या अपवर्तनांक होगा, ये हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो परिभाषा क्या निकल करके आएगी, तो हमने कहा वेरी इजी। तो हमने कहा किसी भी माध्यम का
निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, परम अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी वैक्यूम के सापेक्ष जो आपका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज रेफर्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और निरपेक्ष अपवर्तनांक और परम अपवर्तनांक, जो भी हिंदी में इसको कह लीजिए। तो ये परम अपवर्तनांक की परिभाषा हुई। इसको सिंपली हम लोग ऐसे नहीं डिनोट करते जैसे यहाँ 1n2 लिखा था, इसको हम लोग ऐसे n से लिखते हैं और इसके लिए जो आपका इक्वेशन निकल करके आता है वो फिर आपको वही प्रारंभ में जो हमने बताया था कि अपवर्तनांक का कारण क्या है। तो हमने कहा भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। यहाँ n बराबर क्या निकल करके आता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और बटा क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल। ये एक सूत्र निकल करके आता है। अब आप सब जानते हैं, जिस दिन हमने पहला वीडियो आपको दिया था, इंट्रोडक्शन कराया था, उसमें लिखा था निर्वात में प्रकाश की चाल तय रहती है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और उसको हम लोग हमेशा c से व्यक्त करते हैं, स्मॉल c से, और किसी भी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी उसको स्मॉल v से व्यक्त करेंगे। तो इसलिए n बराबर क्या निकल करके आएगा, c/v, n = c/v। अब आप यहां से भी देखेंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का फिर भी मात्रक नहीं होगा, प्रकाश की चाल निर्वात में है उसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड, किसी भी माध्यम में होगा तो भी मीटर प्रति सेकंड, तो c/v हो जाएगा मीटर बटा सेकंड कट जाएगा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक मात्रकहीन राशि है। एक महत्वपूर्ण चीज जो यहां मेंशन करने योग्य है कि किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। ठीक से सुनेंगे, किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। दो महत्वपूर्ण चीजें, दोनों क्वेश्चन कभी कोई आए हैं। किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ग्रेटर देन 1 होगा, और एक आध बार यह भी पूछा गया है कि आखिर निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। तो बच्चों आप जानते हो कि ये कोई हम माध्यम को निर्वात ही थोड़ी, वैसे वो माध्यम है नहीं, फिर भी यदि इसको माध्यम मान लें तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होगी, नीचे भी निर्वात में प्रकाश की चाल, तो c/c हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इसलिए निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 होता है। ठीक से सुनेंगे, प्रत्येक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से ज्यादा होगा और निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 होगा। यह बात हम सब लोगों को ठीक से समझनी चाहिए। अब कुछ माध्यम है जिनके निरपेक्ष अपवर्तनांक हम लोगों को ऐसे लिखने भी लेना चाहिए कि जैसे किसी पूछा कि NW कितना हुआ या NG कितना हुआ, ग्लास का NW का, वाटर का कितना हुआ, ग्लास का कितना हुआ। वाटर का 4/3 होता है, ग्लास का कितना हुआ 3/2। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1.33 और ये आ जाएगा 1.50। यानी वाटर का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33, ग्लास का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.50। तो बच्चों ये बात यहाँ ठीक से समझनी चाहिए कि हम लोग यहाँ जब पढ़ रहे हैं पृथ्वी पर जहां पर वातावरण है, किसी ने पूछा वैक्यूम कहाँ मिलता होगा जिसके नाते आपने निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाला, तो मैं आपको बताऊंगा कि हवा को भी वैक्यूम के ही लगभग माना गया है, और हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक चूंकि 1.00 समथिंग करके होता है, इसलिए, और वैक्यूम का 1 होता है, इसलिए जितने भी ये निरपेक्ष अपवर्तनांक जिनको मैं कह रहा हूं, इन सब के वैल्यू हमेशा हवा के सापेक्ष ही निकाले गए। यदि कोई पूछे आपको कि वाटर का निरपेक्ष अपवर्तनांक तो 1.33, लेकिन यदि कोई ऐसे भी पूछ ले कि जल का वायु के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, तो भी आप 1.33 बताएंगे, और हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है तो 1.50 बताएंगे। और इस तरीके से आप लोग, और भी इसमें ग्लिसरीन का होता है, उसका भी निरपेक्ष अपवर्तनांक लिख सकते हैं, केरोसिन का लिख सकते हैं, ग्लिसरीन का, केरोसिन का, और भी तमाम मीडियम है, उनके निरपेक्ष अपवर्तनांक आप लोग बुक से देख करके लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि अपवर्तनांक तक की बातें आपको ठीक से समझ में आ जाएंगी। अब देखो, अगली बात आप लोगों को मैं फिर बताना चाह रहा हूं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक के आधार पर माध्यम के अपवर्तनांक निकाला कैसे जाए। तो यहां पर यह समझना है कि यदि कोई 2 मीडियम है तो उनके निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने हैं, तो कैसे निकलेगा। मान लो 1 and 2 है, तो आप क्या करेंगे, तो
तो अभी तक जैसे निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए आपने फार्मूला पढ़ा था, ऐसे यहां देखेंगे पहला माध्यम यहां पर क्या है, तो हमने कहा पहला माध्यम कोई माध्यम होगा तो हमने कहा V1, और दूसरा माध्यम होगा तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी V2। जैसे हमने n बराबर C/V लिखा था, ठीक उसी प्रकार ध्यान देंगे यहाँ पर, यदि हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं तो यहाँ वन क्या था, हमने कहा ये वैक्यूम था आपका, और दूसरा कोई मीडियम था, तो वैक्यूम में प्रकाश की चाल C, मीडियम में प्रकाश की चाल V। यहाँ पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2। अब इसको एक मिनट के लिए थोड़ा हम ठीक करेंगे। हमने क्या किया, इसको C/C से गुणा कर दिया, तो आप जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने बराबर चीजों से ऊपर नीचे गुणा भाग किया। अब क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं C/V2 अपान C/V1 लिख सकते हैं ना। अब इसको जरा देखेंगे फिर 1n2 यहाँ ऊपर देख लेते हैं, तो 1n2 बराबर क्या हुआ C/V2 अपान C/V1। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1n2 इज इक्वल टू ये C/V2 लिखा था, और यदि ये C/V हम निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में लिखे थे तो V2 माने सेकंड मीडियम है, इसलिए सेकंड मीडियम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी 1n2 बराबर हमने n2/n1 लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा, ये दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकल करके आएगा। तो ये दो सूत्र यहाँ पर 1n2 बराबर V1/V2 और 1n2 बराबर n2/n1, ये दोनों न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इतना आप लोग अध्ययन करिए और इस पर न्यूमेरिकल हल करिए, और अगले वीडियो में फिर हम आप लोगों को फिर बात करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।